गुड मॉर्निंग क्लास। पिछले क्लास में हमने किसके बारे में डिस्कस किया था? बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। क्या होते हैं आपके बायोमोलिक्यूल्स? बायोमोलिक्यूल्स क्या होता है? हाँ, और ये सभी क्या हुए हैं? बायोमोलिक्यूल्स में, ठीक है। और बायोमोलिक्यूल्स आपके बॉडी के लिए क्यों इसेंशियल, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बायोमोलिक्यूल्स क्यों इसेंशियल होते हैं? ठीक है, मतलब कि कुल मिला के आपका जो बेसिस होता है लाइफ का वो बायोमोलिक्यूल्स होता है। फिर अगर हम बात करें आपके बॉडी जो बिल्डअप आपका होता है, मसल वगैरह जो आपका होता है, वो सब किसके वजह से होते हैं? बायोमोलिक्यूल्स की वजह से। जैसे सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया, वो भी आपको किससे मिलता है? बायोमोलिक्यूल्स से। और मेटाबॉलिज्म जो होता है आपके बॉडी में, वो भी किससे होता है? ठीक है। तो कुल मिला के अब देखो, बेसिस ऑफ लाइफ मतलब क्या हुआ? अगर तुम खाना पीना नहीं खाओगे, है ना, जैसे कि लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, ये सब नहीं लोगे, है ना, न्यूट्रिएंट्स नहीं लोगे, तो आपका बॉडी का कुछ रह जाएगा आधार? कितने दिन तक जियोगे? नहीं जी पाओगे, है ना। तो इसीलिए अगर आपके बॉडी का बेसिस ही क्या है? बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। और क्या कहता है कि बॉडी बिल्डिंग जो देखते होगे, ये मसल्स वगैरह बनाते हैं, सभी जिम वगैरह जाते हैं, है ना, वो सब क्या लेते हैं? प्रोटीन शेक लेते हैं, है ना, ये सब लेते हैं। इस बहुत लोग स्टीरॉइड्स भी लेते हैं, बट स्टीरॉइड्स लेना नहीं है। कुल मिला के आप बहुत बहुत क्या ले सकते हो? प्रोटीन ले सकते हो, ठीक है। वो भी क्या हुआ, किसका पार्ट हुआ? ठीक है। फिर आया सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसे आप दूध पीते हो या फिर मान लो कि हेल्दी फ्रूट्स खाते हो, है ना, ये सब किस में आए? न्यूट्रिएंट्स में आते हैं, और इन्हीं न्यूट्रिएंट्स से आपको बायोमोलिक्यूल्स मिलता है, ठीक है। और फिर आया कैरी आउट मेटाबॉलिज्म। अब जब इसी खाने को जब आप खाते हो, तो उसके बाद आपके बॉडी में क्या होता है? मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है। तो ये सब किस में आते हैं? बायोमोलिक्यूल्स। और बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ लिया था, याद है कुछ कुछ? बायोमोलिक्यूल्स क्या थे आपके? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे। जैसे कि आपके क्या क्या थे उसमें? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, ये सभी क्या थे आपके? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स में याद रखना, ये तीन आपके आते हैं: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और कहते हैं कि डेट आर फाउंड इन लिविंग सेल्स, जो कि कहाँ पाए जाते हैं? लिविंग सेल्स में, ठीक है। फिर कहता है कि अगर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें हम बायोमोलिक्यूल्स की, तो क्या होता है? ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं, ठीक है। फिर कहता है कि लिविंग प्रेजेंट इन लिविंग सेल्स, कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? लिविंग सेल्स में प्रेजेंट होंगे। इसेंशियल फॉर बॉडी फंक्शन एंड स्ट्रक्चर, फंक्शन के लिए मतलब कि आपका बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होता है, वो सब फंक्शन में आ गया। और वही स्ट्रक्चर क्या हो गया? जो बॉडी बिल्डअप का काम होता है, वो किस में आ जाएगा? स्ट्रक्चर में। तो दोनों ही प्रोसेस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है आपको? बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। और कहता है कि बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं डिफरेंट हो सकते हैं, उनका नेचर अलग हो सकता है, टाइप अलग हो सकता है, स्ट्रक्चर अलग हो सकता है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि स्ट्रक्चरल फॉर्म, जो उनमें स्ट्रक्चर मिलेंगे आपको, साइक्लिंग रिंग शेप में मिलेंगे आपको, स्ट्रेट चेन के फॉर्म में मिलेंगे, ब्रांच चेन के फॉर्म में मिलेंगे, या फिर इन तीनों के फॉर्म में मिल जाएंगे, ठीक है। फिर था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। किसके किसके बेस पे था? एक केमिकल के बेसिस पे था, एक मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे था, है ना। तो केमिकल नेचर के बेसिस पे क्या था? इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक वाले में आपने पढ़ लिया है मिनरल, गैस, वाटर, इन सभी के बारे में आपने पढ़ा है, ठीक है। अब आपको क्या पढ़ना है? ऑर्गेनिक के बारे में, जिसमें आपके कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड, प्रोटीन, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, ये सभी चीजें आएंगे, ठीक है। और अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें मॉलिक्यूलर वेट की, तो मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से क्या आ जाएगा आपका? माइक्रोमोलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। तो माइक्रोमोलिक्यूल्स में आपके मिनरल, गैस, वाटर वाले आ जाएंगे, और मैक्रोमोलिक्यूल्स में आपके कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, अमीनो एसिड, एंजाइम और विटामिन आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अब हम आज के क्लास में डिस्कस, यहाँ तक तो तुमको पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया था। अब आज हम डिस्कस करते हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स क्या होता है। क्या? माइक्रोमोलिक्यूल्स दो टाइप के होते हैं ना, माइक्रोमोलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। तो हम देखते हैं कि माइक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं। माइक्रो का मतलब क्या होता है? छोटा, है ना, और मैक्रो का मतलब बड़ा। यही सबसे बड़ा डिफरेंस हो गया कि ये जो होगा वो बहुत छोटा होगा और मैक्रो वाला बड़ा होगा उससे। कि जो स्मॉल साइज मॉलिक्यूल्स विद लो मॉलिक्यूलर वेट, जिसका आपका कितना होगा? 18 से 800 डेल्टन, ठीक है, वो सारे क्या हो जाएंगे आपके? माइक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। कहता है कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसका साइज बहुत स्मॉल हो और लगभग
18 से 800 के बीच में हो, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं? माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, अब कहता है कि माइक्रो मॉलिक्यूल्स जो होता है वो कहाँ पे होता है ना, मेनली माइक्रो मॉलिक्यूल्स का लोकेशन कहाँ होता है, मतलब किन किन जगह पे वो आपको मिल सकते हैं, है ना, लोकेटेड होते हैं। तो फाउंड इन द एसिड सॉल्यूबल पूल ऑफ सेल, तो भी सेल आपके एसिड सॉल्यूबल होंगे, जहाँ पे एसिड सॉल्यूबल होगा वहां पे आपका ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे। ठीक है, लोकेशन पता चल गया, एसिड सॉल्यूबल पोल के पास सेल में आपको ये मिलेंगे। ठीक है, फिर कहता है कि एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल इसमें क्या आ जाएगा? मिनरल, गैस, वाटर, अमीनो एसिड और न्यूक्लियोटाइड, ये सभी किसके एग्जाम्पल हो गए? माइक्रो मॉलिक्यूल्स के। ठीक है, तो माइक्रो मॉलिक्यूल में क्या हो गया? एक तरफ फीचर, एक तरफ माइक्रो मॉलिक्यूल। साइज क्या हो गया? स्मॉल, मॉलिक्यूलर वेट 18 से 800 डाल्टन, और सॉल्युबिलिटी एसिड सॉल्यूबल, रोल मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट। ठीक है, मतलब मेटाबॉलिक प्रोसेस तो सभी में होगा ना, है ना, तो ये हो गया मेटाबॉलिज्म करवाने का एक इंटरमीडिएट का काम करता है दोनों में। ठीक है, तो क्लियर हो गया यहाँ तक कि माइक्रोमोलिक्यूल्स क्या होता है? माइक्रोमोलिक्यूल्स आपके स्मॉल साइज के पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका साइज 18 से 800 डाल्टन हो सकता है, और वो एसिड सॉल्यूबल होते हैं। ठीक है, और वो मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट होते हैं। साथ में वो कहाँ पाए जाएंगे? एसिड सॉल्यूबल पोल जो होते हैं कहाँ? सेल में, वहां पे पाए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, तो मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होंगे? इनका डेफिनेशन जस्ट स्मॉल के जगह पे क्या आ गया? लार्ज। लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स विद हाई मॉलिक्यूलर वेट, जैसे कि 1000 डाल्टन से ऊपर का। ठीक है, तो जिसका भी 1000 डाल्टन से ऊपर होगा वो सभी क्या होंगे? आपके मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, और मैक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं वो लार्ज साइज के होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, एज कंपेयर टू माइक्रोमोलिक्यूल्स। कहते हैं कि जहां पे माइक्रोमोलिक्यूल्स का वेट खत्म होगा वहां से इसका शुरू होता है। ठीक है, अगर लोकेशन की बात करें तो ये आपको कहां पे मिलेगा? एसिड इनसॉल्यूबल पूल, मतलब ये बेसिक नेचर का होगा। ठीक है, क्या किस नेचर का होगा? बेसिक नेचर का, क्योंकि ये एसिड इनसॉल्यूबल पूल में पाए जाएंगे। ठीक है, फिर कहता है कि एग्जाम्पल, तो इसके एग्जाम्पल में आ गए कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, एंजाइम और न्यूक्लिक एसिड, ये सभी किस में आ जाएंगे? आपके मैक्रोमोलिक्यूल्स में। ठीक है, मैक्रोमोलिक्यूल्स में क्या था कि इसका साइज क्या होता है? आपका लार्ज होता है, मोर देन 1000 डाल्टन। नेचर में पॉलीमर ऑफ रिपीटिंग यूनिट, पॉलीमर क्या होते हैं आपके? पॉलीमर पता है? नहीं पता? हाँ, चेन तो बनाता ही है ना, वो करता है। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? पॉलीमर कहते हैं। फिर कहते हैं रोल क्या होता है? तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, दोनों में ही आपको ये मिलेंगे, स्ट्रक्चर में भी और फंक्शन में भी। ठीक, ये हो गया। उसके बाद कहते हैं हम पॉलीमराइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम? क्लासिफिकेशन आपका खत्म हो गया। ठीक है, तो आपने पढ़ लिया कि क्लासिफिकेशन में क्या था? आपके दो टाइप के, दो बेस पे थे। कौन कौन से? एक केमिकल नेचर के बेसिस पे, एक मॉलिक्यूलर वेट के। तो मॉलिक्यूलर वेट मतलब क्या हो गया कि मॉलिक्यूल का साइज कितना है, तो एक हो गया माइक्रोमोलिक्यूल, एक हो गया मैक्रोमोलिक्यूल। तो जो बायोमोलिक्यूल्स होंगे वो किस बेसिस पे होंगे? मैक्रोमोलिक्यूल्स के बेस पे होंगे। ठीक है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, एंजाइम ये सब आप किस में पढ़ रहे हो? मैक्रोमोलिक्यूल में पढ़ रहे हो। ठीक है, और मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? लार्ज पार्टिकल होते हैं। ठीक है, एसिड इनसॉल्यूबल होते हैं। ठीक है, और वेट 1000 डाल्टन से ऊपर होता है। ठीक है, अब जो हमारा शुरू होगा वो होगा पॉलीमराइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, जो आपके क्या होते हैं? बायोलॉजिकल मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, उनमें पॉलीमराइजेशन कैसे होगा। ठीक है, तो सबसे कहते हैं कि मतलब कि पॉलीमराइजेशन हम देखेंगे। सबसे पहले पॉलीमराइजेशन क्या होता है ना, तो कहता है कि लिविंग सेल्स बिल्ड अप लार्ज मॉलिक्यूल्स कॉल्ड मैक्रोमोलिक्यूल। लिविंग सेल क्या बनाते हैं? बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को जो बनाते हैं वो, तो उसको हम क्या कहते हैं? मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, अब कहता है कि कैसे बनाते हैं? तो बाय ज्वाइनिंग टुगेदर मेनी स्मॉल यूनिट्स। अब मान लो ये क्या करते हैं? स्मॉल 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 यूनिट्स लिया, एक क्या बना लिया? लार्ज यूनिट, जिसको हम कहेंगे मैक्रोमोलिक्यूल, जिसको हम क्या कहेंगे? मैक्रोमोलिक्यूल। अब इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? पॉलीमराइजेशन। कुल मिला के
कह सकते हो कि जब छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाता है, ठीक है, या फिर माइक्रो पार्टिकल्स मिलके, क्या माइक्रो पार्टिकल्स मिलके एक क्या बनाते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, तो उस मैक्रो मॉलिक्यूल को बनाने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन कहते हैं, ठीक है। जहाँ पे आपने ये एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म पढ़ा था ना कि बड़े कॉम्प्लेक्स को तोड़ता है और छोटे छोटे को लेके एक बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाता है, सेम वही प्रोसेस है। यहाँ पे क्या होगा कि स्मॉल स्मॉल यूनिट्स को, स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स को लेगा और एक बड़ा मॉलिक्यूल, लार्ज मॉलिक्यूल तैयार करेगा, जिसको हम मैक्रो मॉलिक्यूल कहेंगे। और इसी मैक्रो मॉलिक्यूल को बनाने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन, ठीक है, क्लियर है। आप कहते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ मेजर पॉलीमर्स, ठीक है, क्या फॉर्मेशन ऑफ मेजर बायोलॉजिकल पॉलीमर्स, कि बायोलॉजिकल पॉलीमर्स आप कैसे बनाओगे, है ना। तो सबसे कहते हैं कि सबसे पहले पॉलीसेकेराइड से आप इसको बना सकते हो, है ना। याद है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम लोग पढ़ते थे कि है ना, एल्डिहाइड क्या कहते हैं, मान लो कि सोडियम से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से ये बना लेंगे, वो वही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के जगह पे आप क्या आ गया, पॉलीसेकेराइड, जो कि नेचुरल होते हैं आपके, ठीक है। तो यही कहता है कि पॉलीसेकेराइड जो होता है वो क्या होता है आपका, स्टार्च। स्टार्च क्या होता है, सबने स्टार्च देखा होगा, नहीं देखो स्टार्च कैसा होता है, कभी आलू काटे हो ना, उसको हम क्या कहते हैं, होते हैं, काला काला नहीं होता, वो पहले सफेद होता है फिर बाद में जाके कलर चेंज हो जाता है उसका, समझे। तो वो क्या हुआ कि पॉलीसेकेराइड आर फॉर्म्ड बाय, आप जैसे कि पॉलीसेकेराइड आपको बनाना है तो आप कैसे बनाओगे पॉलीसेकेराइड, सबसे पहले आप क्या करोगे, पॉलीमराइजेशन ऑफ मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड बनाओगे आप, है ना। पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या होता है कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के लेके हम बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे, यहाँ पे हमको क्या बनाना है, मोनोसेकेराइड, ठीक है, लाइक ग्लूकोज। मोनोसेकेराइड का एग्जांपल क्या हो जाएगा, ग्लूकोज, ठीक है। तो सबसे पहले हम ग्लूकोज को बना के हेल्प से मोनोसेकेराइड बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, मोनोमर, बॉन्ड फॉर्म और उसका एग्जांपल, तो क्या होगा, मोनोमर में आप क्या लोगे, ग्लूकोज, जिसको हम क्या कहते हैं, मोनोसेकेराइड कहते हैं, ठीक है। फिर आपका आया बॉन्ड फॉर्म, तो बॉन्ड जो यहाँ पे बनेगा वो कौन सा बॉन्ड बनेगा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनेगा, ठीक है। आप कहते हैं कि एग्जाम्पल स्टार्च, जो आपने यहाँ पे लिया है ना एग्जाम्पल पॉलीसेकेराइड का, ठीक है, वो लिया, तो स्टार्च क्या होता है आपका, किसी भी प्लांट में जो एनर्जी का स्टोरेज होता है वो कौन होता है, स्टार्च होता है, ठीक है। तो कहते हैं कि मैनी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म लॉन्ग कार्बोहाइड्रेट चेन। अब लॉन्ग कार्बोहाइड्रेट को चेन को बनाने के लिए क्या होना पड़ता है, बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को आपस में साथ आना पड़ता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, चाहे आपको कोई भी मॉलिक्यूल बनाना हो, ठीक है, हम मैक्रो मॉलिक्यूल पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटे छोटे जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उन सभी को लेंगे। अब जैसे कि हमको अगर कार्बोहाइड्रेट चेन बनाते हो तो हम ग्लूकोज मॉलिक्यूल लेंगे, जितने भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होंगे उन सबको ज्वाइन करके एक साथ रहा लेंगे, है ना। तो उससे क्या बनेगा आपका, लॉन्ग कार्बोहाइड्रेट चेन। ऑब्वियस बात है कि जब छोटे छोटे चीज को तुम जोड़ोगे तो एक बड़ा चीज बनेगा, है ना। तो यही हो गया, ये क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ मेजर बायोलॉजिकल पॉलीमर। तो कैसे बना कि जब हमने क्या किया, पॉलीसेकेराइड में क्या लिया, स्टार्च, आर फॉर्म्ड बाय द किसके द्वारा, तो पॉलीमराइजेशन ऑफ मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड को जब आप पॉलीमराइज करोगे जैसे कि ग्लूकोज को, ठीक है, तो वो क्या बनाएगा आपका, स्टार्च नहीं बनाएगा, हाँ स्टार्च बनाएगा, कह सकते हो, ठीक है। पॉलीसेकेराइड में तो स्टार्च आता है ना, ठीक है, तो कह सकते हो। अब उसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, मोनोसेकेराइड। तो मोनोसेकेराइड को बनाने के लिए आपको मोनोमर चाहिए, तो मोनोमर में आप क्या लोगे, ग्लूकोज ले लिए, और बॉन्ड आपको चाहिए तो बॉन्ड कौन सा ले लोगे, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, और एग्जांपल में आपने क्या ले लिया, स्टार्च, जो कि किसी भी प्लांट का है एनर्जी का स्टोर करने का सोर्स होता है, ये हो गया। उसके बाद कहता है कि प्रोटीन, प्रोटीन कैसे बनाओगे, अब देखो प्रोटीन बनाने के लिए आपको किसका पॉलीमराइजेशन करना पड़ेगा, अमीनो एसिड का। जैसे कि पॉलीसेकेराइड को बनाने के लिए आपको मोनोसेकेराइड का पॉलीमराइजेशन करना होगा, वैसे ही प्रोटीन बनाने के लिए आपको एमिनो एसिड का पॉलीमराइजेशन करना पड़ेगा, ठीक है। कहते हैं कि प्रोटीन आर फॉर्म बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है। जब आप अमीनो एसिड को क्या करोगे, पॉलीमराइज करोगे तो आपका क्या बनेगा, प्रोटीन, ठीक है।
कैसे? तो मोनोमर में आप क्या लोगे? अमीनो एसिड। बॉन्ड फॉर्म में आप क्या लोगे? पेप्टाइड बॉन्ड। और रिजल्ट में आपका क्या बनेगा? पॉलीपेप्टाइड चेन, जो कि आपका क्या होता है? फंक्शनल प्रोटीन होता है। ठीक है, अब कहता है कि प्रोटीन परफॉर्म, तो प्रोटीन जो है वो स्ट्रक्चरल, एंजाइमेटिक और ट्रांसपोर्ट एंड रेगुलेटरी फंक्शन इन द सेल। ठीक है, तो प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसे हुआ? अमीनो एसिड से। ठीक है, पॉलीसेकेराइड का फॉर्मेशन या स्टार्च का फॉर्मेशन कैसे हुआ? मोनोसेकेराइड से। ठीक है, मोनोमर में हमने क्या लिया था? ग्लूकोज। बोन में हमने क्या लिया? ग्लाइकोजन बोन्ड। ठीक है, और क्या बना फिर? स्टार्च बना। ठीक है, स्टार्च को ही तो हम पॉलीसेकेराइड कहते हैं। फिर आओ प्रोटीन में, आप बोलेगा प्रोटीन कैसे बनाएंगे? तो प्रोटीन हम कहाँ से बनाएंगे? अमीनो एसिड से बनाएंगे। अमीनो एसिड से बनाएंगे तो उसमें मोनोमर हम क्या लेंगे? अमीनो एसिड। बॉन्ड फॉर्म क्या होगा? पेप्टाइड बॉन्ड। उसके बाद आपको रिजल्ट में क्या आएगा? पॉलीपेप्टाइड चेन आएगा, जो कि आपका फंक्शनल प्रोटीन होगा। और प्रोटीन का काम क्या होता है? आपके बॉडी में होने वाली सारे स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, एंजाइमेटिक एक्टिविटी को रेगुलेट करना आपके बॉडी में। ठीक है, किसका काम होता है? प्रोटीन का। अब हो गया प्रोटीन भी मिल गया, अब आया लिपिड कैसे फॉर्म होगा? लिपिड कैसे बनाओगे? तो लिपिड बना, हाँ, लिपिड्स आर फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। जब हम फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को कंबाइन करेंगे तो हम क्या बनाएंगे? लिपिड्स। ठीक है, तो अगर कोई पूछे लिपिड कैसे बनता है तो क्या बोलोगे? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को कंबाइन कर देंगे। तो आप पूछेगा कैसे कंबाइन करेंगे, तो हम सिंपली क्या बोलोगे कि बिल्डिंग ब्लॉक्स, मतलब कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल हमने लिया। एक बात याद रखना, अगर आपको कहे कि जैसे कि लिपिड बनाना है तो सिंपल सी बात है, लिपिड किससे बन सकता है, ये चीज याद रखना। तो लिपिड किससे बनेगा? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से। तो अब आपको कोई पूछेगा कि उसमें हम बिल्डिंग ब्लॉक क्या लिए, मोनोमर क्या लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यही जिससे बनेगा वही उसका मेन कंपोनेंट होगा। ठीक है, तो जहां से बिल्डिंग ब्लॉक इसमें क्या हो जाएगा? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। वहीं पे बॉन्ड जो फॉर्म होगा वो कौन किसका होगा? एस्टर का। और एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, तो ट्राइग्लिसराइड हो गया। तो लिक्विड फंक्शन का काम क्या होता है? मेनली इन एनर्जी स्टोरेज, मेम्ब्रेन फॉर्मेशन एंड इंसुलेशन। ठीक है, किस किस में यूज होता है आपका? एनर्जी को स्टोर करने का। ठीक है, जैसे कि स्टार्च क्या करता था? प्लांट में एनर्जी स्टोर करता था, है ना? वैसे ही यहाँ पे भी एनर्जी को स्टोर करके रखता है और मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है किसके द्वारा? लिपिड के द्वारा। ठीक है, तो आप यहाँ पे तुमने 3 पढ़ा, कौन कौन? एक न्यूक्लिक एसिड भी पढ़ लो पहले। न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन कैसे होगा बताओ? न्यूक्लियोटाइड यूनिट से होगा। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड यूनिट से कैसे होगा? कहता है कि न्यूक्लिक एसिड जो कि आपका क्या होता है? डीएनए और आरएनए आर फॉर्म्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड यूनिट। ठीक है, अब न्यूक्लियोटाइड यूनिट जो होता है उसमें मोनोमर उसके क्या हो जाएंगे? न्यूक्लियोटाइड। अगर आप बॉन्ड फॉर्म की बात करो तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड आपको फॉर्मेशन होगा? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब फंक्शन की बात करो तो ये क्या करता है? तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर होता है, वो किसके द्वारा होता है? न्यूक्लिक एसिड के द्वारा होता है। ठीक है, तो अभी हमने कितना पढ़ा? 4 पढ़ा। 4 पढ़े ना? पहले पढ़ा पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड कैसे बनता है? मोनोसेकेराइड को कंबाइन करेंगे, जिसमें कि उसका मेन कंपोनेंट क्या होगा? ग्लूकोज होगा। बॉन्ड कौन सा बनाएगा? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। उसके बाद कंपोनेंट क्या बनेगा? स्टार्च, जो कि आपका पॉलीसेकेराइड होता है। ठीक है, अब वहीं पे आया प्रोटीन। प्रोटीन को कैसे बनाओगे? अमीनो एसिड से। तो यहाँ पे जो मेन होगा कंपोनेंट वो क्या होगा? अमीनो एसिड। बॉन्ड कौन सा बनेगा? पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, और जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? और उसका काम क्या होता है प्रोटीन का? सारे फंक्शन किसके होते हैं? प्रोटीन के। ठीक है, अब अगर आया लिपिड कैसे फॉर्मेशन होगा, है ना? फैटी एसिड और न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियोटाइड का यूज करके हम न्यूक्लिक एसिड बनाएंगे। ठीक है, तो ये था सिंपल चीज था कि इस चीज का फॉर्मेशन यहाँ से बनता है, इस चीज का फॉर्मेशन यहाँ से होता है, इस तरीके से। ठीक है, कि अब सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि सोर्स क्या है ना? न्यूक्लिक एसिड कैसे बना?
ठीक है, ये जाना जरूरी है। लिपिड कहाँ से आया, कैसे बना, ये चीजें क्लियर हो गई कि लिपिड इस तरीके से बना, न्यूक्लिक एसिड इस तरीके से बना, है ना। तो अब हम आगे चलते हैं। अब क्या है आपका साइज वेरिएशन इन पॉलीमर्स। ठीक है, सबसे पहला वाला क्या था, सबसे पहला वाला क्या था, कैसे पॉलीमर्स को बनाएंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पॉलीमर्स को कैसे बनाएंगे। का क्या है कि साइज वेरिएशन, मतलब कि क्या बोला गया कि कंपोनेंट के साइज जो होते हैं, बायोमोलिक्यूल के साइज जो है, शेप है, स्ट्रक्चर है, वो सब डिफरेंट डिफरेंट होंगे, है ना। डिफर इन साइज, शेप, नेचर, ये सब में अलग होते हैं। ठीक है, तो अब हमने ये तो बोल लिया कि बनता कैसे है। ठीक है, आप इसके शेप वेरिएशन के बारे में पढ़ेंगे, शेप डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। जरूरी है लिपिड जैसा होता है वैसे ही कार्बोहाइड्रेट भी हो, जरूरी है जैसा पॉलीसेकेंडरी होता है वैसे ही न्यूक्लिक एसिड भी हो, नहीं ना। तो दूसरा वाला जो है आपका पॉलीमराइजेशन का पार्ट, वो क्या है, साइज वेरिएशन इन पॉलीमर। ठीक है, कि पॉलीमर्स में साइज कैसे, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले कहता है कि इन अ पॉलीमर द नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट्स कैन वेरी वाइडली। ठीक है, तो आपके क्या होते हैं पॉलीमर्स के जो साइज होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब बताओ अंशु, वेरी का मतलब क्या होता है, हाँ ठीक है, किस पे डिपेंड करेगा, मिलियन। ठीक है, कहता है कि इन अ पॉलीमर, पॉलीमर में नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट जो होते हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। ठीक है, वेरी करते हैं वाइडली, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या है आपका फ्रॉम 10 टू मिलियंस। ठीक है, और जो ये यूनिट्स होते हैं मोनोमर के वो 10 से लेके मिलियंस तक हो सकते हैं। ठीक है, मोनोमर का जो यूनिट होता है पॉलीमर में वो 10 से लेके आपके मिलियंस हो सकते हैं। ठीक है, अब कहता है कि द लेंथ ऑफ सीक्वेंस ऑफ मोनोमर डिटरमाइन। ठीक है, क्या कहता है कि लेंथ जो होता है या सीक्वेंस होता है किसका, मोनोमर का, है ना। तो वो जो होता है आपका क्या पता लगाता है कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ऑब्वियस सी बात है, लेंथ और सीक्वेंस से तुम क्या पता लगाओगे, स्ट्रक्चर ही पता लगाओगे ना, है ना। तो आप कहता है कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को डिटरमाइन कर लेता है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को, मतलब कि क्या क्या उसमें कौन कौन से ग्रुप अटैच है और क्या क्या, मतलब कि उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, मेल्टिंग पॉइंट कितना है, पता चल जाएगा आपको, है ना। फिर आपका आया बायोलॉजिकल फंक्शन, ये भी आपको कौन बता देता है, जो ग्रुप या जो फंक्शनल ग्रुप वहां पे अटैच होगा उसी तरीके का उसमें बायोलॉजिकल फंक्शन होगा, है ना। फिर कहता है कि एक्टिविटी एंड स्पेसिफिसिटी। ठीक है, कहता है कि उस कंपाउंड का एक्टिविटी क्या होगा, और मतलब कि उसमें जो स्पेसिफिक मतलब क्या होता है कि कोई एक अलग से उसकी आइडेंटिटी क्या हो, है ना, कि मतलब हाँ इसका जो है ये स्पेसिफिक एक काम है। ठीक है, तो ये सब आपको कौन बताएगा, लेंथ और सीक्वेंस ऑफ मोनोमर। ठीक है, कि मोनोमर किस लेंथ पे अटैच है, उसका बॉन्ड कितना लंबा है, और सबसे बड़ी चीज कि किस सीक्वेंस में वो अरेंज है। ठीक है, अब कहता है कि इवन स्मॉल डिफरेंस इन सीक्वेंस कैन ड्रेस्टिकली चेंज फंक्शन। अब तुम लोग एक बात याद रखना कि किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर पे उसका बायोलॉजिकल फंक्शन डिपेंड करता है। ठीक है, स्ट्रक्चर पे ही फंक्शन डिपेंड करता है। अगर एक स्ट्रक्चर या एक ग्रुप तुम इधर से उधर हिलाते हो तो उसका फंक्शन भी चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए ये कह रहा है कि स्मॉल डिफरेंस इन सीक्वेंस, अगर मान लो कि सीक्वेंस में जरा सा भी डिफरेंस आया तो आपका उसका फंक्शन में चेंज होगा ही होगा। ठीक है, तो ये हो गया। फिर कहते हैं कि एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ पॉलीमर सिंथेसिस, पॉलीमर के सिंथेसिस में एनर्जी की क्या रिक्वायरमेंट होती है ना। तो कहते हैं कि कोई भी चीज बिना एनर्जी के ना बन सकता है और ना ही ब्रेक हो सकता है। ठीक है, तो कहते हैं द सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल इज अ हाईली एनर्जेटिक प्रोसेस। जो मैक्रोमोलिक्यूल का सिंथेसिस होता है वो क्या होता है आपका, हाईली एनर्जेटिक प्रोसेस होता है, मतलब उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, कहता है इट इज यूजुअली रिक्वायर्स एनर्जी इनपुट। क्या होता है कि ये आपका एनर्जी इनपुट इसको चाहिए, मतलब ऑफन आफ्टर फ्रॉम एटीपी इन लिविंग सेल्स। ठीक है, अब एनर्जी कहाँ से लोगे, एटीपी क्या होता है, हाँ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, लेकिन एटीपी होता क्या है,
एनर्जी होता है ना, तो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाता है, एटीपी में। तो एटीपी क्या हुआ, एक तरह से एनर्जी हुआ। तो अब ये एनर्जी आपको मिलेगा कहाँ, लिविंग सेल से, ठीक है। फिर कहता है कि एंजाइम टू कैटालाइज बॉन्ड फॉर्मेशन, एंजाइम से कैटालाइज्ड बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए भी आपको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, ठीक है। फिर कहता है कि रिमूवल ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल सच एज वाटर, जिसको हम कंडेंसेशन कहते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन, उसके लिए भी आपको क्या चाहिए होगा, एनर्जी चाहिए होगा। कहता है कि बिकॉज लार्ज स्टेबल बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, एनर्जी मस्ट फर्स्ट बी इन्वेस्टेड टू ड्राइव द रिएक्शन, ठीक है। किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, किसी भी रिएक्शन को ड्राइव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एनर्जी। कहता है कि बिकॉज लार्ज स्टेबल बोन्स आर फॉर्म्ड, क्योंकि लार्ज और स्टेबल बोन बनते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स में, छोटे छोटे चीज़ों को मिला के एक बड़ा बोन बनता है, ठीक है, या फिर एक स्टेबल बोन बनता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले मस्टली रिक्वायर्ड क्या है, एनर्जी। बिना एनर्जी के आप वो फॉर्मेशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो आपके पॉलीमर का पॉलीमराइजेशन है वो किस पे डिपेंड करता है, एनर्जी पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। के बाद है तुम्हारा चौथा, फॉर्मेशन ऑफ सुप्रामोलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है। सुप्रामोलिक्यूलर स्ट्रक्चर में क्या होगा, मॉलिक्यूलर मैक्रोमोलिक्यूल्स डू नॉट फंक्शन अलोन, ठीक है। अब मैक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं वो अलोन फंक्शन नहीं करते हैं। अब जब अलोन फंक्शन नहीं करेंगे तो वो क्या करेंगे, दे असेंबल इनटू लार्जर ऑर्गेनाइज्ड कॉम्प्लेक्स, जिसको हम कहते हैं सुप्रामोलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या होता है ये आपका लार्ज ऑर्गेनाइज कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, जिसको हम सुप्रामोलिक्यूलर स्ट्रक्चर कहते हैं। कुल मिला के अब मैक्रोमोलिक्यूल्स एक अकेला फंक्शन नहीं कर सकता है, इसलिए वो अपने साथ में काम करने के लिए एक और लार्ज मॉलिक्यूल बनाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सुप्रामोलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है। अब कहते हैं कि इसमें एग्जाम्पल जैसे ले लो कि डीएनए और प्रोटीन को मिला के हम क्या करते हैं, क्रोमोसोम बनाते हैं, आरएनए और प्रोटीन को मिला के राइबोसोम बनाते हैं, लिपिड और प्रोटीन को मिला के सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं, ठीक है। तो कहता है कि दीज सुप्रामोलिक्यूलर असेंबलीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हायर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी और प्रॉपर सेलुलर फंक्शन, ठीक है। और यही जो सुप्रामोलिक्यूलर स्ट्रक्चर होते हैं ये सभी चीज़ों के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि हम क्या बनाते हैं, डीएनए प्रोटीन से क्रोमोसोम बनाते हैं, आरएनए और प्रोटीन को मिला के राइबोसोम बनाते हैं, और लिपिड और प्रोटीन को मिला के सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं, ठीक है। और यही सुप्रामोलिक्यूलर स्ट्रक्चर या मॉडल जो होता है वो आपके सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी, मतलब कि जो आपके सेल की स्टेबिलिटी होती है और आपका सेल का जो फंक्शन होता है, सभी किस पे डिपेंड करता है, इसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक पढ़ो, आगे हम पढ़ेंगे अगले क्लास में, ठीक है।